Hello, dear friends. Welcome to Medico Science. I hope you will be fit, fine and doing well. तो आज हम बीएस प्रोग्राम्स के पास्ट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं और बीएस प्रोग्राम जो हैं वो स्पेसिफिकली लम्स के लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस जामशोरो। अच्छा, जो लम्स के बीएस प्रोग्राम के इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर बेस्ड या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। इनमें क्वेश्चन पेपर जो है वो बच्चों को नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमने कोशिश की है मुख्तलिफ बच्चों से ये कलेक्ट किए हैं एमसीक्यूज़ ताकि हम आप तक ये पहुंचा सकें। और इसमें ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिलते नहीं तो फिर पास्ट एमसीक्यूज़ भी मतलब ज़्यादा आते हैं। इनका रेशो जो है ना वो ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर होता नहीं पास्ट ईयर्स के। तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे बीएस एन के यानी बीएस नर्सिंग के होंगे, बीएस मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन विच इज़ नोन एज बीएस एमएलटी, बीएस रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी बीएसआरटी, बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स बीएस एमबीजी एंड बीएस फॉरेंसिक बायोलॉजी। सो इन सब के क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं हमने और हम इसके पार्ट्स बनाएंगे। हम फर्स्ट पार्ट अपलोड करने वाले हैं, जो हम कवर करने जा रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट होगा और आगे जाके हम 3 और पार्ट्स इसके जो हैं वो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह यूट्यूब पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So we are gonna solve these MCQs and you have to memorize these MCQs because इस पास्ट पेपर्स हैं नहीं बच्चों के पास, तो ये MCQs आएंगे जो अभी एग्ज़ाम होंगे 2025 में, इसमें भी ये MCQs आएंगे और बिल्कुल ज़्यादा रेशो में आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट इज़। सो टच मी नॉट इज़ अ प्लांट, उसका साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन ए इज़ जीनेस, ऑप्शन बी इज़ मैग्नीफेरा इंडाइसिस, ऑप्शन सी इज़ ओरेजा सेटाइवा एंड ऑप्शन डी इज़ मिमोसा प्यूडिका। So all of you know very well that touch me not is a plant and its scientific name is Mimosa pudica. So here the correct option will be option D, Mimosa pudica. Okay. Question number 2 is DNA model was proposed by option A is Watson and Crick, option B is the Mendel, option C is the Robert Hooke and option D is the Louis Pasteur. तो मेंडल के हम लाभ पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था और लुईस पास्चर जो है उसकी दूसरी डिस्कवरीज़ हैं। जो डीएनए मॉडल सबसे पहले प्रपोज किया था और सही प्रपोज किया था वो किया था वाटसन एंड क्रिक ने। ये दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डीएनए मॉडल प्रपोज किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, वाटसन एंड क्रिक। Question number 3 is mass of an atom primarily depends upon option A is the nucleus, option B is the electrons, option C is the valence electrons या option D orbitals। अच्छा, किसी भी एटम का जो मास होता है वो डिपेंड करता है किस पे? तो मास डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो मास होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ही मास ऑफ एन एटम बनता है। इलेक्ट्रॉन्स का इसलिए नहीं बनता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो निग्लिजिबल होता है और मोस्टली हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। सो मास ऑफ एन एटम प्राइमली डिपेंड्स अपॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मींस मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन दी न्यूक्लियस, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उसी को हम कहते हैं मास ऑफ एन एटम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए। Question number 4 is scientific name of potato is option A is Allium cepa, option B is the Brassica campestris, option C is the Triticum aestivium and option D is the Solanum tuberosum। तो जो पोटैटो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, सोलेनम ट्यूबरोसम, साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। The question number 5 है ethanoic acid is also commonly called as option A is the butyric acid, option B is the formic acid, option C is the acetic acid and option D is the citric acid। अच्छा, इथेनोइक एसिड में जो कितने कार्बन्स होते हैं? इथेनोइक एसिड में होते हैं 2 कार्बन्स और ब्यूटायरिक एसिड में होते हैं 4 कार्बन, फॉर्मिक एसिड में 1 कार्बन होता है और एसिटिक एसिड में होते हैं 2 कार्बन्स। सो इथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। कॉमनली इथेनोइक एसिड को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला है CH3COOH, एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन रेडियोथेरापी विच रेज आर ऑफन यूज्ड एज ट्रीटमेंट। ऑप्शन ए इज द एक्स रेज, ऑप्शन बी इज द रेडियो वेव्स, ऑप्शन सी इज द माइक्रोवेव्स, ऑप्शन डी इज इंफ्रारेड वेव्स। जो रेडियोथेरापी में हमारे यूज़ होते हैं रेज वो होते हैं एक्स रेज।
रेडियोथेरापी में कौन से रेज यूज़ होते हैं? एक्स रेज। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, एक्स रेज, क्योंकि एक्स रेज की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है और हाई एनर्जी रेज हम यूज़ करते हैं। और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली गामा रेज भी यूज़ करते हैं या फिर एक्स रेज यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर हाई एनर्जी रेज एंड दे आर यूज टू किल द सेल्स को ख़त्म करने के लिए हम एक्स रेज यूज़ करते हैं, हाई एनर्जी रेज यूज़ करते हैं। Question number 7 is maltose, a disaccharide, is composed of. Option A is the glucose plus galactose. Option B is the glucose plus fructose. Option C is the fructose plus fructose. Option D is the glucose plus glucose. अच्छा, इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? वो बनता है लैक्टोज, विच इज़ आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइन टू फॉर्म सक्रोज, विच इज़ आल्सो नोन एज हनी शुगर और कैन शुगर। और ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो बनता है डाइसेक्राइड, विच इज़ नोन एज माल्टोज। सो माल्टोज इज़ अ डाइसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कंबाइन टू फॉर्म द माल्टोज। Question number 8 is influenza is caused by. Option A is the bacteria, option B is the virus, option C is the fungi, option D is the protozoa. So influenza is a viral disease that is caused by a virus. So correct option will be virus, because influenza is a viral disease. Question number 9 is pouched animals like kangaroo are called. Option A is the marsupial mammals, option B is the placental mammals, option C is the monotremes and option D is the chiropteran. So pouched animals जो होते हैं उनको हम बोलते हैं marsupial mammals, because they have a pouch, क्योंकि जब उनका प्री मेच्योर बेबी की बर्थ होती है तो फिर वो पाउच में ही अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करता है और उसी पाउच में जो है वो निपल्स होती हैं मेमोरी ग्लैंड्स की। तो इन एनिमल्स को हम बोलते हैं मार्सुपियल मेमल्स, और विच इज़ आल्सो नोन एज कॉमनली नोन एज पाउचड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 10 is Paramecium moves with the help of. Option A is the tentacles, option B is the flagella, option C is the pseudopodia, option D is the cilia. अच्छा, जो पैरामीशियम की बॉडी होती है वो शार्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शन से कवर होती है पूरी बॉडी, जिन्हें हम बोलते हैं सीलिया, और इसी सीलिया की वजह से पैरामीशियम मूव करता है। तो पैरामीशियम मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया। और जो सीडोपोडिया होते हैं वो अमेबा के पास होते हैं, जो फ्लैजिला होता है वो मोस्टली बैक्टीरिया के पास होता है, और जो टेंटिकल्स होते हैं वो एक फाइलम है किंगडम एनिमलिया का, एनिमल्स में होते हैं टेंटिकल्स। ओके, तो सीलिया होते हैं पैरामीशियम में फॉर द मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 is estrogen hormone is secreted by. Option A is the thyroid gland, option B is the ovaries, option C is the adrenal cortex and option D is the pancreas. तो हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन किससे रिलीज़ होता है? हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। हमारे जो ओवरीज होते हैं वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हमारा एड्रीनल कार्टेक्स जो होता है वो हमारे ग्लूकोकार्टिकॉइड और मिनरलोकार्टिकॉइड सीक्रेट करते हैं, और जो हमारा पेनक्रियाज है वो सीक्रेट करता है इंसुलिन, ग्लूकेगान एंड सोमेटोस्टेटिन। सो एस्ट्रोजन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ओवरीज, एंड एस्ट्रोजन सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में सीक्रेट होता है, मेल में सीक्रेट नहीं होता। मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, मेल के जो टेस्टीज होते हैं उनसे सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड दे बोथ आर सीक्रेटेड बाय ओवरीज, और दीज आर आल्सो नोन एज फीमेल हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो इंसानी जिस्म में कितने पेयर्स होते हैं रिब्स के? इसने पेयर्स पूछे हैं, नंबर नहीं पूछा। ऑप्शन ए इज़ द 12, ऑप्शन बी इज़ द 10, ऑप्शन सी इज़ द 24 एंड ऑप्शन डी इज़ द 9। अच्छा, इसमें हमसे पूछे गए हैं पेयर्स। सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। 12 पेयर्स और नंबर होता है 24। क्योंकि हमसे पेयर्स पूछा गया है इसलिए हम पेयर्स ही सिलेक्ट करेंगे। सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। Question number 13 is vitamin A deficiency causes. Option A is the night blindness, option B is the rickets, option C is the beriberi and option D is the scurvy. अच्छा, जो विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है उसमें कौन से सिम्टम्स आते हैं? सबसे पहले होता है नाइट ब्लाइंडनेस,
रात को दिखाई नहीं देता। दिस इज़ ड्यू टू विटामिन ए डिफिशेंसी। और विटामिन डी की डिफिशेंसी से होती है रिकेट्स, हमारे बोन्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। और बेरी बेरी जो होती है वो होती है विटामिन बी की वजह से, विटामिन बी। और स्कर्वी जो होती है वो होती है विटामिन सी की डिफिशेंसी से। विटामिन B1 की डिफिशेंसी से होती है बेरी बेरी, और स्कर्वी होती है विटामिन सी की डिफिशेंसी से, रिकेट्स होती है विटामिन डी की डिफिशेंसी से, और नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो होती है विटामिन ए की डिफिशेंसी से, विटामिन ए। Question number 14 is element with chemical symbol Fe is. Option A is the gold, option B is the silver, option C is the fluorine and option D is the iron. अच्छा, गोल्ड की जो केमिकल सिंबल होती है वो होती है Au, और सिल्वर की जो केमिकल सिंबल होती है वो होती है Ag। फ्लोरीन की केमिकल सिंबल होती है F, और आयरन की जो है वो केमिकल सिंबल होती है Fe। So the element with chemical symbol Fe is iron, with chemical symbol F is fluorine, with chemical symbol silver is Ag, and gold की जो सिंबल होती है वो होती है Au। दिस इज़ अ केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड, सिल्वर, फ्लोरीन एंड आयरन। अच्छा, मैं सबकी इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि जब ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज करते हैं तो मतलब ऐसे ही चेंज करते हैं कि गोल्ड की जगह आयरन दे दिया, आयरन की जगह सिल्वर दे दिया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसी वजह से यू शुड नो दिस। क्वेश्चन नंबर 18 इज केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड इज। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो आ गया, सामने आ गया। केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड इज, ऑप्शन ए इज द Ag, ऑप्शन बी इज द Au, ऑप्शन सी इज द G एंड ऑप्शन डी इज द Pb। सो सिल्वर की जो केमिकल साइन होती है वो होती है Ag, दिस इज़ फॉर सिल्वर, ओके। और जो Au होती है वो होती है गोल्ड के लिए। G का मुझे नहीं पता, लेकिन Pb जो यूज़ होती है वो होती है लीड के लिए। दिस इज़ अ केमिकल साइन फॉर लीड, केमिकल सिंबल फॉर लीड। लीड की Pb होती है, गोल्ड की होती है Au, सिल्वर की होती है Ag। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, Au, बिकॉज Au इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 इज हेपाटाइटिस बी इज कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय, ऑप्शन ए इज द हाउस फ्लाइज, ऑप्शन बी इज द मॉस्किटो बाइट्स, ऑप्शन सी इज द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड ऑप्शन डी इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इन बॉडी फ्लूइड्स। सो जो हेपाटाइटिस बी हमारी ट्रांसमिट होती है वो होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड बॉडी फ्लूइड्स से। जो भी हमारी डिजीज़ होती हैं वो सभी बॉडी फ्लूइड्स से ट्रांसमिट हो सकती हैं सिवाय जेनेटिक डिजीज़ के, और सेक्सुअल कांटेक्ट स्पेशली हमारा होता है हेपाटाइटिस में, ओके। सो हेपाटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट एंड बॉडी फ्लूइड्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ लॉन्ग बैक्टीरियल चेन इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए इज द स्पाइरुला, ऑप्शन बी इज द डिप्लोकोक्सा, ऑप्शन सी इज द स्ट्रेप्टोबैसिलस एंड ऑप्शन डी इज द स्टेफाइलोकोक्सा। तो डिप्लो का मतलब होता है टू, स्पाइरुला जो है वो नहीं हो सकता, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी स्ट्रेप्टोबैसिलस। और स्टेफाइलो का मतलब होता है बंच, लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी स्ट्रेप्टोबैसिलस, बिकॉज इसमें क्वेश्चन पूछा गया है अ लॉन्ग बैक्टीरियल चेन, तो चेन जो है वो स्ट्रेप्टो को शो करती है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 17 इज वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, जो हमारी वेलोसिटी है इसका फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो दैट्स वाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 इज लीचेस बिलोंग टू द फाइलम, ऑप्शन ए इज द एनिलेट्स, ऑप्शन बी इज द आर्थ्रोपोड्स, ऑप्शन सी इज द मोलस्कस एंड ऑप्शन डी इज द प्लेटीहेलमिन्थस। अच्छा, जो लीचेस बिलोंग करता है फाइलम से वो फाइलम है एनीलिडा, फाइलम एनीलिड, विच इज़ आल्सो नोन एज द सिगमेंटेड वर्म्स, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है।
आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, और जो मोलस्कस हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडीड, और जो प्लेटी हेलिमेंथस है उनको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। प्लेटी हेलिमेंथस मीन्स फ्लैट वर्म्स। So here leeches belong to the phylum Annelida. The correct option will be Annelida. Annelida is the correct option because लीचेस की जो बाजी होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और एनिलिडा को हम बोलते हैं ये सेगमेंटेड वर्म्स। द लॉ स्टेटिंग दैट द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑप्शन ए इज द चार्ल्स लॉ, ऑप्शन बी इज द बॉयल्स लॉ, ऑप्शन सी इज द एवोगैड्रोस लॉ, एंड ऑप्शन डी इज द डाल्टन्स लॉ। So all of you know very well that volume is inversely proportional to pressure while the temperature remains constant. This law is known as Boyle's law. बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जो दूसरा चार्ल्स लॉ होता है उसमें क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर while pressure remains constant. This is known as Charles law. Okay, so here the correct option will be Boyle's law because this states that volume is inversely proportional to pressure but temperature remains constant. Question number 20 is substances with virtually zero compressibility are option A is the solids, option B is the liquid, option C is the gas, and option D is the plasma. So you know very well that incompressible substances और सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी कंप्रेस। गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को भी आप थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इन फर्दर। क्वेश्चन नंबर 21 इज थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी इज रेगुलेटेड बाय ऑप्शन ए इज द मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन बी इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी इज द सेरिबेलम, एंड ऑप्शन डी इज द हाइपोथैलेमस। सो जो हमारे थर्मो रेगुलेशन होती है, जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस, दिस इज आल्सो नोन एज द कंट्रोल सेंटर फॉर टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस। ओके, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। Question number 22 is the functional unit of kidney is option A is the nephron, option B is the neuron, option C is the alveolus, and option D is the collecting duct. नेफ्रॉन जो होता है वो होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और जो न्यूरॉन होता है वो होता है फंक्शनल यूनिट हमारा नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, और जो अल्वियोलस होता है वो हमारा होता है फंक्शनल यूनिट लंग्स का, और जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के। ओके, सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23 इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी सरफेस इन लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स आर दी, ऑप्शन ए इज द ट्रेकिया, ऑप्शन बी इज द ब्रोंकी, ऑप्शन सी इज द एल्वियोलस, एंड ऑप्शन डी इज द लेरिंग्स। सो रेस्पिरेशन कहाँ होती है, वो होती है एल्वियोलस में। So these are the functional unit of lungs, alveolus or alveoli, plural of alveolus is alveoli. Question number 24 is the SI unit of electric current is option A is the watt, option B is the ampere, option C is the volt, and option D is the ohm. So electric current का जो SI unit होता है वो होता है ampere. Ampere is the SI unit for electric current. Okay. Question number 25 is the distance between two consecutive crests or trough is called, option A is the wavelength, option B is the frequency, option C is the amplitude, and option D is the period. तो हम इसको थोड़ा बहुत समझते हैं कि ये क्या कह रहा है हमें। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफेज, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारी एक वेव है। जो एलिवेशन होती है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो ये डिप्रेशन होती है इसको हम ट्रफ बोलते हैं। सो दिस होल लेंथ फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट, दिस होल लेंथ फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट, दिस लेंथ is known as wavelength. So the correct option will be option A, wavelength.
Correct option will be option A. Question number 26 is graphite is a form of, option A is the amorphous solid, option B is the crystalline solid, option C is the supercooled liquid, option D is the gaseous state. जो ग्रेफाइट होता है वो एलोट्रोपिक फॉर्म होता है कार्बन का, ओके, और कार्बन क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, क्रिस्टलाइन. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Question number 27 is X-rays were discovered by, option A is the Becquerel, option B is the Rutherford, option C is the Roentgen and option D is the Bohr. So जो हमारे X-rays होते हैं उनको हम बोलते हैं, X-rays are also known as Roentgen rays. So the correct option will be option C, क्योंकि हम X-rays को बोलते हैं Roentgen rays, क्योंकि X-ray जो सबसे पहले डिस्कवर किए थे वो Roentgen साइंटिस्ट ने किए थे, या वो फिजिस्ट था, जो भी था उसने डिस्कवर किए थे. इसकी वजह से एक्स रेज को कभी कभार रोएंटीजन रेज भी बुलाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 28 इज आयोडीन इज लोकेटेड इन पीरियोडिक टेबल इन, ऑप्शन ए इज ग्रुप 2A, ऑप्शन बी इज ग्रुप 3A, ऑप्शन सी इज द ग्रुप 5A एंड ऑप्शन डी इज द ग्रुप 7A. तो जो आयोडीन होता है वो हमारा फ्लोरीन फैमिली में होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, एंड दैट इज द ग्रुप 7A. So the correct option will be option D, 7A. Option D is the correct option. Question number 29 is butane has how many carbon atoms? Option A is the 4, option B is the 3, option C is 2 and option D is the 1. So butane में कितने कार्बन्स होते हैं? ब्यूटेन में हमारे कार्बन्स होते हैं कार्बन 4. अच्छा, ये आप याद रखिएगा क्योंकि दूसरी दफ़ा ये क्वेश्चन आए नंबर ऑफ कार्बन्स का, तो मैं थोड़ा बहुत इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जो मीथेन होता है उसमें होते हैं कार्बन 1, मेथ का मतलब होता है 1, एथ का मतलब होता है 2, प्रोप का मतलब होता है 3, ब्यूट का मतलब होता है 4, पेंट का मतलब होता है 5, हैग्स का मतलब होता है 6, हेप्ट का मतलब होता है 7, ऑक्ट का मतलब होता है 8 और नॉन का मतलब होता है 9 और डेक का मतलब होता है 10. सो मेथ मीन्स 1 कार्बन, एथ मीन्स 2 कार्बन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, पेंट मीन्स 5 कार्बन, हैग्स मीन्स 6 कार्बन, हेप्ट मीन्स 7 कार्बन, ऑक्ट मीन्स 8 कार्बन, नॉन मीन्स 9 कार्बन and the deck means 10 carbons. So just remember that number of carbons. Question number 30 is study of hydrocarbons. Is option A is the organic chemistry, option B is inorganic chemistry, option C is the physical chemistry and option D is the biochemistry. So hydrocarbons and their derivatives, this study is known as organic chemistry because there's a study of hydrocarbons and their derivatives. Option A, organic chemistry, will be the correct option. Question number 31 is NaCl. Is the option A is the element, option B is the molecular compound, option C is the ionic compound and option D is the mixture. जो हमारा NaCl है वो होता है ionic compound. Ionic compound because sodium loses 1 electron and chlorine accepts that electron and forms the sodium chloride. सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, आयोनिक कंपाउंड. क्वेश्चन नंबर 32 इज द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ अ प्रोटॉन इज, ऑप्शन ए इज 1.008 AMU, ऑप्शन बी इज 9.11 into 10 raised power minus 31, ऑप्शन सी इज 1.67 into 10 raised power minus 27 and option D is 0.0005 AMU. So the approximate mass of a proton in atomic mass unit is 1.008 AMU. So the correct option is option A, 1.008 AMU. जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो भी इतना ही होता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, वो होता है 1.0 समथिंग और प्रोटॉन का होता है 1.008. और दोनों को हम जो राउंड फिगर में लेते हैं तो हम लेते हैं 1 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि जो भी हमें एटॉमिक मास पूछने को, जब हमसे एटॉमिक मास पूछा जाता है तो हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके बताते हैं. और एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट.
Question number 33 is energy is emitted or absorbed in discrete amount is called. Option A is the leptons, option B is the quanta, option C is the photons and option D is the bosons. जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी रिलेटिविटी, उसमें जो डिस्क्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी का जिक्र हुआ था उसको बोलते हैं क्वांटा. दिस इज आल्सो नोन एज पैकेट ऑफ एनर्जी और डिस्क्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी. दिस इज नोन एज क्वांटा. Question number 34 is which type of spectrum has lines of demarcation? Option A is the continuous spectrum, option B is the discontinuous spectrum, option C is the absorption spectrum and option D is the line spectrum. तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें डिफ्यूजन होती है, कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होता. डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है वो डिसकंटिन्यू होता है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी नहीं होती लाइन ऑफ डिमार्केशन, सिर्फ और सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम में होती है लाइन ऑफ डिमार्केशन, लाइन स्पेक्ट्रम. ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें लाइंस होती हैं जिसकी वजह से जो वेवलेंथ होती है वो मतलब एक दूसरे से आइडेंटिफाई की जा सकती हैं बिकॉज ऑफ लाइंस ऑफ डिमार्केशन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी लाइन स्पेक्ट्रम. क्वेश्चन नंबर 35 इज प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय. वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन. ऑप्शन ए इज द जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी इज जे थॉमसन, ऑप्शन सी इज द गोल्डस्टीन एंड ऑप्शन डी इज द डाल्टन. सो हमारा जो जेम्स चैडविक था इसने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक. और जो जे थॉमसन था उसने डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन्स. और जो गोल्डस्टीन था इसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए थे, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स डिस्कवर किए थे. Question number 36 is oxygen gas was discovered by. Option A is the J. Priestley, option B is the Anthony Lavoisier, option C is the Henry Cavendish and option D is the Dmitry Mendeleev. So और Mendeleev पता नहीं क्या है, जो भी है. जो ऑक्सीजन हमारा डिस्कवर किया था वो किया था जे प्रीस्टली ने. So the correct option will be J. Priestley. Okay. Question number 37 is shape of S orbital is. Option A is spherical, option B is the dumbbell, option C is the double dumbbell and option D is the complex. जो हमारा S orbital होता है उसकी शेप होती है spherical और जो हमारा P orbital होता है इसकी शेप होती है dumbbell और जो हमारा D orbital होता है इसकी शेप होती है double dumbbell और जो हमारा एफ ऑर्बिटल होता है इसकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है. तो स्फेरिकल किसकी होती है? एस ऑर्बिटल. एस से स्फेरिकल. सो द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 38 इज केटायंस आर आयंस विद. ऑप्शन ए इज द नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन बी इज द पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन सी इज द न्यूट्रल चार्ज, ऑप्शन डी इज द वेरिएबल चार्ज. केटायंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे उस पर कौन सी चार्ज आ जाती है? पॉजिटिव चार्ज. सो द केटायंस आर आयंस विद पॉजिटिव चार्ज. वाइल जो एन आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उन पे कौन सी चार्ज आ जाती है? उन पे चार्ज आ जाती है नेगेटिव चार्ज. सो एन आयंस आर नेगेटिवली चार्जड वाइल केटायंस आर पॉजिटिवली चार्जड. ओके. क्वेश्चन नंबर 39 है NaCl इज कॉमनली कॉल्ड एज. ऑप्शन ए इज द टेबल साल्ट, ऑप्शन बी इज द ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी इज द स्लैग्ड लाइम, ऑप्शन डी इज द वॉशिंग सोडा. जो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड जो हम आम घरों में यूज़ करते हैं. दिस इज़ नोन एज कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट. ये कॉमन साल्ट भी कहलाता है या टेबल साल्ट जो हम फूड वगैरह में यूज़ करते हैं. दिस इज़ द सोडियम क्लोराइड. Question number 40 is the largest gland of our body is. Option A is the skin, option B is the pituitary gland, option C is the thyroid gland and option D is the liver. Largest gland कौन सा है human body का? Skin is not a gland, it's an organ. Pituitary gland, thyroid gland and liver. So the largest gland of a human body or animal body is liver. Option D. It is round about 1.5 kg in its weight. जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो होता है लीवर. और लार्जेस्ट आर्गन जो होता है वो लार्जेस्ट आर्गन हमारा एक्सटर्नल हो. अगर जनरली पूछे लार्जेस्ट आर्गन तो होता है स्किन और अगर इंटरनल लार्जेस्ट आर्गन पूछे तो वो हमारा लिवर होता है लार्जेस्ट ऑर्गन.
Question number 42 is which of the following is common respiratory disorder? Option A is the diabetes, option B is the arthritis, option C is the gout and option C is the asthma. जो हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है वो कौन होता है? अस्थमा. दिस इज़ द कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. और जो डायबिटीज़ होता है दिस इज़ मोस्टली ड्यू टू ग्लूकोज इम्बैलेंस. आर्थराइटिस जो होता है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स. एंड गाउट जो होता है ये भी जॉइंट्स की एक डिजीज़ होती है. और जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है वो होती है अस्थमा. Question number 41 is the approximate total lung capacity in healthy adult is. Option A is the 5 liters, option B is the 9 liters, option C is the 3 liters and option D is the 2 liters. जो हमारी approximate lung capacity होती है healthy adult की वो होती है 5 liters of air. One of the most important question. ये question आता है बाज़ औक़ात तो तकरीबन हर entrance exam में ये question आता है, कभी ना कभी तो ये ज़रूर आता है. तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि टोटल लंग कैपेसिटी जो हमारी होती है वो होती है 5 लीटर्स ऑफ बोथ द लंग्स, 5 लीटर्स ऑफ एयर. क्वेश्चन नंबर 43 इज यूरिन इज कलेक्टेड इन द किडनीज इन दी. ऑप्शन ए इज द पेल्विस, ऑप्शन बी इज द कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी इज द मेडुला, ऑप्शन डी इज द यूरिथ्रा. जो हमारा यूरिन कलेक्ट होता है किडनीज में से वो कहाँ पे कलेक्ट होता है? इन द पेल्विस. पेल्विस दिस इज़ अ रीजन दैट इज़ बिलो द एब्डोमेन. एब्डोमेन से बिलो जो हमारा रीजन होता है समझो इसको हम बोलते हैं पेल्विस. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विस बोलते हैं. जो हमारा यूरिन कलेक्ट होता है वो कलेक्ट होता है जाके पेल्विस में. क्वेश्चन नंबर 44 इज लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉमन सिम्टम इन विच डिजीज. ऑप्शन ए इज द पोलियो, ऑप्शन बी इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी इज द पार्किंसंस डिजीज एंड ऑप्शन डी इज अल्जाइमर डिजीज. अल्जाइमर डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें जो पेशेंट है उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता. सो दिस इज़ वन ऑफ द न्यूरोनल डिजीज़. ये न्यूरॉन की डिजीज़ है एक. इसमें क्या होता है? आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है. दिस इज़ अ डिजीज़, दिस इज़ नोन एज अल्जाइमर डिजीज़. और ये मोस्टली होती है ओल्ड एज में. जो ओल्ड एजड बंदे होते हैं उनको चीज़ें जो है वो मतलब भूल जाते हैं, उनको चीज़ें याद नहीं रहती. दिस इज़ नोन एज अल्जाइमर्स डिजीज़. Question number 45 is the largest and strongest bone of human body is. Option A is the humerus, option B is the femur, option C is the tibia and option D is the patella. तो ह्यूमन बॉडी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होता है और लॉन्गेस्ट बोन होता है वो होता है फीमर. फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. और ह्यूमन बॉडी का शॉर्टेस्ट बोन कौन सा होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि विच बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द शॉर्टेस्ट बोन. शॉर्टेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी का कौन सा होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 46 इज द स्टडी ऑफ फंजी इज कॉल्ड. ऑप्शन ए इज द बॉटनी, ऑप्शन बी इज द इकोलॉजी, ऑप्शन सी इज द माइकोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज द जूलॉजी. सो बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ecology is the study of ecosystem, zoology is the study of animals, while the mycology is the study of fungi. study of fungi को हम क्या बोलते हैं? mycology. That's a mycology, study of fungi or fungus. Question number 47 is the process of making duplicate copies of an organism or gene is. Option A is the cloning, option B is the mutation, option D is the hybridization, option C is the hybridization एंड ऑप्शन डी इज़ द जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो जो हम डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज़ जो होती हैं जीन की या किसी डीएनए की सीक्वेंस की या फिर होल ऑर्गेनिज्म की, इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग. क्लोनिंग इज़ नोन एज मेकिंग द डुप्लीकेट कॉपीज़. और जो म्यूटेशन होती है वो होती है एनी चेंज इन डीएनए. अगर डीएनए में किसी किस्म की कोई चेंज आ जाए, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं म्यूटेशन. और हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है हम डिफरेंट डीएनए को जो हैं वो आपस में मिलाते हैं, जिस नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. ओके, सो कापीज़ हम डुप्लीकेट कापीज़ जो बनाते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोनिंग. Question number 48 is metacentric chromosomes are. Option A is the terminal centromere, option B is the equal arms, option C is the subterminal centromere and option D is the unequal arms. जो हमारे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें हमारे जो आर्म्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो होता है
सेंटर पे, सेंट्रोमियर इज एट सेंटर एंड इट हैज़ द इक्वल आर्म्स, दिस इज नोन एज मेटासेंट्रिक। और मेटासेंट्रिक दूसरे होते हैं सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक भी होते हैं क्रोमोसोम। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, इक्वल आर्म्स। Question number 49 is pairs of chromosomes in human beings are option is 22, option B is 23, option C is 24 and option D is 25। तो ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स और टोटल 46। अगर हमसे टोटल नंबर पूछे तो वो होगा 46, इसने हमसे पेयर्स पूछा हुआ है इसलिए पेयर होंगे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। Question number 50 is bile is stored in option A is the liver, option B is the blood, option C is the gallbladder, option D is the pancreas। One of the most important MCQ। हमारा जो बाइल होता है वो होता है स्टोर, किस ऑर्गन में हमारा बाइल स्टोर होता है? तो हमारा जो बाइल प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है लिवर से। हमारा जो बाइल प्रोड्यूस होता है किस में होता है? हमारा बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर में। लिवर के नीचे एक छोटा सा बैग होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो हमारा जो बाइल होता है वो लिवर में प्रोड्यूस होके इस गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर में ये होता है स्टोर और उसके बाद ही हमारा ड्यूडिनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ होता है। तो हमारा बाइल जो होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? हमारा बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर से और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। So keep in mind that bile is produced in liver while it is stored in gallbladder. So the correct option will be gallbladder. I hope कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछे और don't forget to subscribe for further videos. Thanks a lot dear students for your time and consideration.